सच आज तक के पाठकों को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। आप सबको आपको पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमने वो श्रृंखला शुरू कर दी है कि हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टियों की स्थिति क्या रहेगी। इसकी भूमिका के वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। जैसा मैं आपको सूचित कर चुका हूं कि हम सबसे पहले साउथ हरियाणा की बात करेंगे। साउथ हरियाणा में जितने भी जिले हैं उनमें मेवात जिले को सर्वप्रथम लेंगे। मेवात जिले, हमारा सौभाग्य है कि मेवात से हमारे साथ एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति आज की इस डिस्कशन में शामिल हुए हैं। श्री खुर्शीद राजा का इनका ग्राम है, फिरोजपुर झिरका के निवासी हैं और आपसे आज ये बहुत अच्छे तरीके से जितना भी सामाजिक अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, राजनीतिक अवस्था है मेवात की, उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और इनका अनुमान जो है वो हमारे लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। थोड़ी सी इनकी मैं और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आप ना सिर्फ एक प्रबुद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपितु आप एक सरकारी अफसर रह चुके हैं। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के आप चेयरमैन रहे हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेंबर के रूप में भी और हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी। तो राजा का ग्राम से श्री खुर्शीद, इनसे मेरा निवेदन है कि हमें और हमारे श्रोताओं को आप ये सूचना दीजिए कि आगामी आने वाले जो चुनाव हैं हरियाणा विधानसभा के 2 महीने के बाद, उसमें क्या स्थिति रहेगी आपकी तीनों विधानसभाओं को। श्री खुर्शीद। बहुत बहुत सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद, आभार। और सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर साहब को इस चैनल की जो आज का सच बहुत अच्छा नाम है, खूबसूरत, इसकी बधाई देता हूँ इसकी शुरुआत करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इस चैनल के माध्यम से देश का और हरियाणा का हर फील्ड का सच आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर पुनः आपको बधाई। जहां तक राजनीति की बात आप मेवात से शुरू कर रहे हो, मेवात जो जिला है, वैसे तो मेवात जो क्षेत्र है ये केवल नूंह जिला तक सीमित नहीं है, इसका काफी हिस्सा राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और नूंह जिले से बाहर भी है, चाहे फरीदाबाद है, पलवल है। लेकिन आज आपने विषय रखा मेवात की नूंह जिले का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नूंह जिले में जो 3 विधानसभाएं हैं, नूंह, फिरोजपुर और पुनाना, और तीनों पर जो आज की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें तीनों पर तीनों एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं। जैसे नूंह से आफ्ताब अहमद जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। पुनाना से चौधरी मोहम्मद इलियास जी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। और फिरोजपुर झिरका से मामन खान जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। और यदि मामन खान से अलग हटके हम दोनों जो ये एमएलए हैं, चौधरी आफ्ताब अहमद और चौधरी मोहम्मद इलियास, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों बड़े मेवात के जो राजनीतिक घराने हैं, चौधरी खुर्शीद साहब के साहबजादे हैं चौधरी आफ्ताब, और चौधरी रहीम खान साहब जो सांसद भी रहे, मिनिस्टर, एमएलए भी रहे हरियाणा में, उनके साहबजादे हैं चौधरी मोहम्मद इलियास। इनमें मम्मन एक ऐसा नेता है जो अपनी मेहनत से, अपनी पहचान से, अपनी जो उसकी कार्यशैली है उसकी वजह से वो राजनीति में स्थापित हुआ और फिरोजपुर झिरका से 2 चुनाव हार के तीसरे चुनाव में एमएलए बना। तो ये तो मेवात की डॉक्टर साहब ताजा स्थिति है। अभी मेवात में मैं ये अपने श्रोताओं को बता रहा था कि अन्य कारण हो सकते हैं जीतने हारने के, परंतु यहाँ पर वोटों के समय सामाजिक एकता बहुत देखी गई है। सामाजिक एकता भी जातिगत रूप से, यानी एक कम्युनिटी के रूप में, एक समाज के रूप में, वो जो लेवल ऑफ यूनिटी यदि उस समाज का ज्यादा हो तो लगभग ये मान लिया जाता है कि उस समाज के सारे वोट जो हैं एक किसी खास पार्टी को मिले। क्या इस प्रकार का कोई वहां भी आप कुछ अनुभव कर रहे हैं मेवात के अंदर भी, कि सामाजिक एकता हो एक पर्टिकुलर वर्ग के अंदर, यदि मुझे कहना चाहिए अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर? हम बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका जो सवाल बड़ा वाजिब है। और मैं भी पिछले चुनाव जितने भी हुए हैं, मैं सब में देखता है, जब चुनाव होता है मेवात में, मतदान का जब समय आता है, तो जो विकास की बातें हैं, जो विकास करने वाले नेता हैं,
जनता इनको दूर कर देती है, और जो मतदान होता है बिल्कुल सामाजिक, जातीय, धर्म और दूसरे मुद्दों पर होता है। यदि मैं आपको थोड़े से मतलब अभी 10 साल का जो बीजेपी का शासनकाल रहा, मैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उनको मेवात का लोग बहुत लाइक करता है। कहने लगा अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास किया, नौकरियों में बेरोजगार नौजवानों को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी। सच बात है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब इस मंच पर जब सच की बात है, सच आज का है आपका चैनल का नाम, तो सच बात ही कहनी चाहिए। लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में जो देखा, जब मतदान का जो प्रतिशत आया, उसमें बहुत थोड़ी वोट भाजपा को मिली। और जबकि उससे पहले ये था कि सरकार ने बहुत काम किए हैं। और दूसरे, आपको ताज्जुब होगा कि जो राजबब्बर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 15 दिन में उन्होंने जो चुनाव को लड़ा, जो आम आदमी तक पहुंच भी नहीं पाया, और मेवात की सारी वोटों को ले गया। और यदि मैं पिछले आंकड़े आपको बताऊं, पिछला जो चुनाव 2019 का था, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी राविंदर जीत को वोट मिले 82,000। और इस बार, जबकि इस बीच में 5 साल में 1 लाख वोट मेवात में और ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इस बार जो वोट पड़ा है वो मिला है 71,000। यानी कि पुराना जो पिछला जो हिसाब था वोटों का, उसमें भी वोटों में घटत हो गई। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो आप कह रहे थे कि भाई वो मतदान में वहां सामाजिक और दूसरे धार्मिक, ये भी इसमें जो मुद्दे हैं ये पर काम करते हैं। तो ये चुनाव में मुद्दे वहां काम करते हैं। खुर्शीद भाई, ऐसा है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात होती है वोटों के माध्यम से, तो उसमें कुछ लोहा खराब है, कुछ लोहार खराब है। यदि हम ये कहते हैं कि वोटर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद सरकार की नीतियां भी कुछ ऐसी हों जो लोगों को पसंद ना आए। तो ये एक चर्चा का विषय, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु आज हम ये देखते हैं कि 9 विधानसभाओं की एक लोकसभा सीट है गुड़गांव, जिसमें आपकी मेवात की तीनों विधानसभाएं भी सम्मिलित हैं। इन तीनों विधानसभाओं में एक मुश्त, मुझे कहना चाहिए लगभग अधिकांश वोटर्स ने कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान दिया। और वो इतनी भारी लीड थी कि दोपहर 3 बजे तक राजबब्बर जो है वो लीड करते रहे, और जो राविंदर जीत जो 6 बार के सांसद हैं यहाँ से, वो पीछे रहे। बाद में जाकर वो 3 बजे के बाद उनके वोटों में बढ़ोतरी हुई, और वो तकरीबन जो 4.5 लाख वोटों से जीते थे पिछले 2019 के इलेक्शन में, अब सिर्फ 70,000 वोटों से जीत पाए। खैर, ये तो परिस्थिति है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आगामी चुनावों में भी स्थिति यही रहेगी या कोई स्थिति में बदलाव आ सकता? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने सवाल रखा है कि आगे की स्थिति क्या रहेगी मेवात की, बिल्कुल मैंने वहां बहुत बारीकी और करीब से जो है ना इसका ऑब्जर्वेशन किया है। मेवात में विकास एक अलग बात है, और जो वहां का जो समाज है उसको सुरक्षा और उसको एक भरोसा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो जब चुनाव आता है तो ये विकास की बातें दूर चली जाती है, खासकर जब भाजपा की सरकार हो, भाजपा के पार्टी का कैंडिडेट हो। आपने इस चुनाव में देखा, और मैं तो पहले से भी देखता आया हूं, मतलब मेवात का जो मुसलमान समाज है वो भाजपा को अपना नहीं पाया। और वैसे तो पूरे देश की स्थिति ये है, केवल मेवात की नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये भाजपा का एक फेलियर एक हिसाब से, कि 10 साल में इतने विकास करके और मेवात में इतनी नौकरियां देकर, जो आज तक ना लगी, बिना खर्ची बिना पर्ची, उसके बावजूद बीजेपी मेवात में अपना आप को खड़ा नहीं कर पाई। एक चिंता का विषय भाजपा के लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं अक्सर दूसरे मंचों पर भी कहता हूं कि 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और अभी 24 का चुनाव होने जा रहा है। तीनों चुनाव में भाजपा अपने किसी कार्यकर्ताओं को वहां उम्मीदवार नहीं बना सकी, और तीनों कैंडिडेट बाहर से उधार के मांग कर लाई। तो एक तरफ भाजपा विकास की बात करती है, अपने विकास की बातें बताती है, अच्छी बात है, मैं उसे ऐसे मत नहीं हूं। लेकिन जब आपका विकास पर इतना भरोसा है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा क्यों नहीं कर पाए? आप कैंडिडेट बाहर से मांग कर क्यों ला रहे? तो ये अपने आप में आपको कमजोर जो स्थिति है आपकी, वो अपने आप साबित होती है कि आप कैंडिडेट बाहर से ला रहे हो। और दुर्भाग्य भाजपा का और मेवात का ये है कि वो बाहर से जो उधार के कैंडिडेट हैं वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। यदि बाहर के भाजपा के जो कैंडिडेट हैं जो उधारे हैं,
यदि उनके आने से आपका वोट प्रतिशत बढ़ता तो लोकसभा के चुनाव में मेवात के जो बड़े नेता हैं, इनके गांव में जाकर देख लो, अपने बूथ पर भाजपा नहीं जिता पाए, बल्कि पिछले चुनाव से भी कम वोट भाजपा को वहां मिली। तो इस तरीके से भाजपा ने एक वहां इस अपने जो स्थिति है उसको मजबूत करने में कहीं न कहीं चूक करी है। देखिए, जहां तक आपने विकास की बात कही, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत भी हूं, कार्य किया होगा, मैं किसी सरकार के काम को नकार नहीं सकता, परंतु इसी सरकार ने पिछले 10 सालों में यानी 2014 में केंद्रीय सरकार ने, जहां बीजेपी की सरकार है और यहां भी बीजेपी की सरकार बनी 2014 में और उसके बाद आज तक बनी है, इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन था उसको, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग ने, यानी इन्हीं के बनाए हुए आयोग ने, इस देश के 754 जिलों में से 100 जिले ऐसे आइडेंटिफाई किए जो हर तरह से पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से पिछड़े थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे, एग्रीकल्चर के रूप में स्किल एजुकेशन नहीं थी, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं था, अस्पताल अच्छे नहीं थे, स्कूल अच्छे नहीं थे, यानी विकास के जो डेवलपमेंट, यानी रोड्स अच्छे नहीं थे, इस तरह की सारी बातें, उसमें 100 जिले आइडेंटिफाई किए और उनकी रेटिंग की। तो आपका जिला, मैं मुझे कहना पड़े, दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात से, कि हमारे इस मेवात का नूंह जिला 100वें नंबर पर है। यानी उन 100 जिलों में देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर जैसे ऐसे गरीब जिले, आपने नाम सुने होंगे, ये यूपी के जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनसे भी कहीं नीचे है। तो इसके पीछे इसका कौन दोषी है? क्या जनता दोषी है या सरकार दोषी है? खैर, ये विषय अलग है, परंतु क्योंकि ये वोटों के साथ जुड़ा हुआ है, वोटों के समय हर कोई आकर सपने दिखाता है कि विकास होगा, कोई करने का प्रयास भी करता है, उन प्रयासों के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाता, परंतु प्रश्न ये है कि क्यों सबसे पिछड़ा हुआ जिला गुड़गांव जैसी बहुत अति विकसित और इस नॉर्थ इंडिया की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात अट्टालिकाओं का प्रदेश, और थोड़ी दूर आप जाएं तो आप गरीबी साक्षात देखते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत चिंता का विषय है, दुर्भाग्य है कि दिल्ली से, बल्कि सही मायने में दिल्ली एयरपोर्ट से, बॉर्डर से 25 और 30 किलोमीटर की दूरी पर चलकर मेवात जिला, नूंह जिला शुरू हो जाता है। और जब हम नूंह जिले में प्रवेश करते हैं तो लगता नहीं कि देश की राजधानी से हम 30 किलोमीटर दूर हैं। और इसका केवल एक सरकार पर, एक व्यक्ति पर, एक नेता पर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ ये न्याय की बात नहीं है। इसमें सभी का योगदान रहा है। और सबसे जो बड़ा यहाँ पर, जो मेरी अपनी निजी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, कि इनको धार्मिक रूप से ज्यादा जागरूक किया गया, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको जागरूक नहीं बनाया गया। उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक जो इन्वायरमेंट है, वो शायद उसका भी उसमें कोई अपना योगदान रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पिछले कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं तो वहाँ थोड़ी एजुकेशन भी बढ़ी है, लोग अब छोटी बड़ी नौकरियों में भी आ और जा रहे हैं, आईएएस और आईपीएस, यूपीएससी, छोटी नौकरियों में भी। तो मैं समझता हूँ बदलाव की वहाँ शुरुआत हुई, लेकिन जो बदलाव की शुरुआत है वो बहुत छोटी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेवात का जो आज का नौजवान है वो जागरूक होकर आगे बढ़ना चाह रहा है, आज देश विदेश में भी जा रहा है, तो यकीनन एक बदलाव अच्छा मेवात में होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। खुर्शीद भाई से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। विकास की धारा तो वही है, परंतु बहुत धीमी है और विकास धीमी गति से है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा परमात्मा से, अल्लाह से निवेदन है कि किसी दिन अच्छे आएंगे, मेवात के भी अच्छे दिन आएंगे, लोग समझेंगे, मुख्य विचारधारा से जुड़ेंगे और विकास का वहां पर प्रवाह होगा। अब हम अपने विषय पर आते हैं कि आने वाले इलेक्शन में अक्टूबर के अंदर इन हमारे हरियाणा विधानसभा के 90 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होगा और ये तीनों सीटें इसमें कांग्रेस के पास हैं। क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर कोई अन्य पार्टी भी यहाँ पर चुनाव के दंगल में उतरेगी? पहला प्रश्न। और दूसरा, जो भी कुछ होगा उसका अंतिम रिजल्ट क्या होगा? संभावित रूप से, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, परंतु एक सामाजिक विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ, विश्लेषक के रूप में आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या परिस्थिति रहेगी चुनावों की इन तीनों विधानसभाओं में? देखिए, जो आज की जो स्थिति है वहां पर राजनीतिक पार्टियों की, तो मैं समझता हूँ कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम
तीनों विधानसभाओं में आए हैं, जो वोटों का प्रतिशत अलग अलग पार्टियों को मिला है, तो बिल्कुल साफ संकेत है कि आज की तारीख में वहाँ मौजूदा जो हालात हैं, राजनीतिक हालात, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त बनाए हुए है। यानी कि यूं कहिए कि दूसरी पार्टियां कहीं नाम मात्र के उनके सामने टिक पा रही है। और जहां तक आने वाली जो चुनाव की बात है, उसमें जो कुछ दल आपस में गठबंधन कर रहे हैं, कुछ जोड़ तोड़ चल रही है, तो उससे जैसे इनेलो पार्टी निकल के आती है या जेजेपी निकल के आती है गठबंधन के साथ में, तो थोड़ा बहुत परिस्थितियों में परिवर्तन तो आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन फिर भी ये स्वीकार हमको करना पड़ेगा कि कांग्रेस की ही बढ़त वहां मेवात में तीनों सीटों पर अभी दिखाई दे रही है। तो हमें अपने श्रोताओं को अपनी पहली श्रृंखला हमने बड़ी सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया और एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से प्रबुद्ध व्यक्ति को बुलाया, जो सामाजिक कार्य भी जानता है, राजनीति को भी नज़दीक से पहचानता है और मेवात के अंदर प्रशासनिक अनुभव भी है। मैं अपने चैनल से और आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से खुर्शीद राजा का जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आपके विचार हमारे श्रोताओं को मिलते रहेंगे और आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा की अभी 87 विधानसभाओं का विश्लेषण करना हमें बाकी, ये तो अभी 3 की शुरुआत है। फिर एक बार आपका धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।